बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर की आज की हम क्लास में पढ़ेंगे हमारे जो पिछला टॉपिक था उससे आगे के टॉपिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे जे वेक्टर और ओमेगा वेक्टर की असमांतर स्थिति। जे वेक्टर व ओमेगा वेक्टर की असमांतर स्थिति, यानी कि जो कोणीय वेग है और कोणीय संवेग है उनकी परस्पर असमांतर स्थिति को हम जानेंगे। हम मानते हैं माना कि एक पिंड जो x अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से गुणन करता है, तो कोणीय वेग x अक्ष में उसका कितना होगा, ओमेगा x। ओमेगा कोणीय वेग से क्या कर रहा है, गुणन कर रहा है x डायरेक्शन में, x अक्ष के सापेक्ष। तो ओमेगा x उसका जो है कोणीय वेग होगा। और हम इसे जो है तीन प्रकार इस प्रकार से लिखते हैं, ओमेगा x को मैं ओमेगा, और ओमेगा y घटक यहाँ 0 होगा और ओमेगा z घटक यहाँ क्या होगा, 0 होगा। यानी कि x घटक तो उपस्थित है, y और z क्या होंगे, 0 होंगे। तो ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा x i के प्लस ओमेगा y j के प्लस ओमेगा z k के। तो ये दोनों तो 0, तो ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा i के हमारे पास यहाँ बनता है। इसे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ये हमारे पास बनता है। कोणीय संवेग निम्न प्रकार से हमें प्राप्त होता है। जो कोणीय संवेग का मान है वो इस प्रकार हमने फाइंड आउट किया था। कोणीय संवेग जो हमने प्राप्त किया था वो निम्न प्रकार से रहता है, जे एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई एक्स वाई ओमेगा वाई प्लस आई एक्स जेड ओमेगा जेड। जे वाई इज इक्वल टू आई वाई एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई वाई वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई जेड ओमेगा जेड। जे जेड इज इक्वल टू आई जेड एक्स ओमेगा एक्स प्लस आई जेड वाई ओमेगा वाई प्लस आई वाई आई जेड जेड ओमेगा जेड। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। तो यहाँ हमने जो ओमेगा लिया है वो x अक्ष के सापेक्ष लिया है, ओमेगा x। तो यहाँ ओमेगा y और ओमेगा z के जो पद हैं वो 0 हो जाएंगे, चूंकि ओमेगा x इज इक्वल टू ओमेगा एंड ओमेगा y ओमेगा z इज इक्वल टू क्या है, 0 है। तो जहां पर भी ओमेगा y और ओमेगा z के पद हैं वो क्या हो जाएंगे, 0। तो हमारे पास जे एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स जे वाई इज इक्वल टू आई वाई एक्स ओमेगा एक्स जे जेड इज इक्वल टू आई जेड एक्स ओमेगा एक्स। तो इस प्रकार हमें ये इक्वेशन नंबर 3 यहाँ फाइंड आउट होती है। ये इक्वेशन नंबर 3 हमें यहाँ मिलती है। और जे जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग को तब कोणीय संवेग जे वेक्टर इज इक्वल टू जे एक्स आई के प्लस जे वाई जे के प्लस जे जेड के रूप में इसे लिखें। तो सभी पदों को यहाँ रखेंगे। जे वेक्टर इज इक्वल टू आई एक्स एक्स ओमेगा प्लस आई वाई एक्स ओमेगा प्लस आई के जे के प्लस आई जेड एक्स ओमेगा
के। तो इस तरह से हम इसे यहाँ रखते हैं। तो यहाँ देखने पर हमें लग रहा है ओमेगा क्या है, यहाँ से कॉमन है, तो ओमेगा को हम यहाँ कॉमन लेते हैं, तो आई एक्स एक्स आई के प्लस आई वाई एक्स जे के प्लस आई जेड एक्स के ओमेगा। तो यहाँ यदि हम देखें तो जे की दिशा केवल और केवल एक्स डायरेक्शन पर निर्भर नहीं कर रही। जो जे वेक्टर है कोणीय संवेग, इसकी जो निर्भरता है केवल और केवल एक्स डायरेक्शन पर निर्भर नहीं कर रही, यानी कि यहाँ जे वेक्टर यानी कि कोणीय संवेग के तीनों घटक उपस्थित है, एक्स घटक, वाई घटक और जेड घटक। जबकि हम ओमेगा की बात करें तो यहाँ ओमेगा का केवल और केवल किस पर, केवल और केवल एक घटक उपस्थित है, एक्स वाला, जिसे ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा हमने लिया था। तो यहाँ हम साफ साफ देख सकते हैं कि जे वेक्टर जो कोणीय संवेग है उसके तीनों एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में जो है घटक उपस्थित होते हैं। इसका ओमेगा से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि ओमेगा का अगर एक दिशा में एक्स दिशा में घटक है तब भी हमें जो है कोणीय संवेग के तीनों डायरेक्शन में जो है घटक उपस्थित हो रहे हैं, मिल रहे हैं। तो ये प्रूव करता है कि जो जे वेक्टर है और ओमेगा वेक्टर है ये परस्पर कैसे होते हैं, असमांतर स्थिति में होते हैं। तो यदि समांतर स्थिति में होते तो जे वेक्टर का भी एक्स घटक होता, जिस तरह से जो है ओमेगा वेक्टर का एक्स घटक उपस्थित है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जे वेक्टर और ओमेगा जो है परस्पर असमांतर की स्थिति में रहते हैं। बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक घूर्णन गतिज ऊर्जा की। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घूर्णन गतिज ऊर्जा। घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा के लिए हम एक डायग्राम, घूर्णन गतिज ऊर्जा, इसके लिए हम डायग्राम बनाते हैं। तो इसके लिए इस तरह से एक हमने डायग्राम दिया है और इसमें ये एक अक्ष है, इस अक्ष के सापेक्ष ओमेगा कोणीय वेग से ये घूर्णन गति कर रहा है। ये कोई पी बिंदु पर कोई पार्टिकल है और इस पार्टिकल की इस मूल बिंदु O से आर आई वेक्टर i1 पार्टिकल है और इसका जो रेखीय वेग है वो रेखीय वेग है vi वेक्टर के रूप में या ri वेक्टर, और इसका द्रव्यमान mi है। तो ये एक स्थिति है, इस तरह से कोई पार्टिकल है। तो इस स्थिति में जो कोणीय वेग ओमेगा से ही घूर्णन कर रहा है, तो ओमेगा वेक्टर को हम लिखते हैं। तो कोणीय वेग ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा एक्स आई के प्लस ओमेगा वाई जे के प्लस ओमेगा जेड के। ये हम यहाँ लेते हैं ओमेगा वेक्टर की वैल्यू। माना कि जो पिंड है, पिंड में आएगा कण बिंदु P पर स्थित है, जो बिंदु P है उस पर स्थित है आएगा कण, जिसका द्रव्यमान mi तथा इसका जो रेखीय वेग है वो कितना है, vi वेक्टर हम ले रहे हैं। तो कण की जो गतिज ऊर्जा होगी वो होगी तब कण की गतिज ऊर्जा, कण की गतिज ऊर्जा EI के रूप में लेंगे। I पार्टिकल की बात करें तो हाफ mi vi स्क्वायर के रूप में हमारे पास बनेगी। तो जब ये I पार्टिकल की गतिज ऊर्जा है तो हम चाहेंगे कि संपूर्ण पार्टिकल जो पूरा संपूर्ण पिंड है उसके गतिज ऊर्जा हमें मिल जाए। तो संपूर्ण पिंड की गतिज ऊर्जा E इज इक्वल टू समेशन I बराबर 1 to n
ई आई के रूप में हमारे पास होगी। तो यहाँ हम ई आई की वैल्यू यहाँ पुट करते हैं, तो समेशन आई बराबर 1 to n हाफ एम आई वी आई स्क्वायर, तो 1/2 समेशन आई बराबर 1 to n एम आई वी आई वेक्टर डॉट वी आई वेक्टर के रूप में मैंने वी आई स्क्वायर को लिख दिया है उसके अदिश गुणनफल के रूप में। और चूंकि v इज इक्वल टू हम जानते हैं, चूंकि v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ऐसा हमने पढ़ा है। तो इसे यहाँ जो है हम एक v के पद को इस तरह से लिखेंगे, तो इज इक्वल टू 1/2 समेशन आई बराबर 1 to n एम आई ओमेगा वेक्टर ओमेगा आई वेक्टर क्रॉस आर आई वेक्टर डॉट वी आई वेक्टर। ओमेगा आई क्रॉस आर आई वी आई वेक्टर के रूप में हमने इसे लिख दिया है। अब चूंकि हम जानते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू ये होता है बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। इस तरह से हम इस आइडेंटिटी को लिख सकते हैं। तो इसके आइडेंटिटी को इस तरह से हम यहाँ ओपन करें तो देखिए इज इक्वल टू 1/2 समेशन आई बराबर 1 to n एम आई, तो ए बी सी, तो बी वेक्टर क्रॉस ए बी सी, इसके अकॉर्डिंग हम इसको ओपन करेंगे तो आर आई वेक्टर क्रॉस वी आई वेक्टर, आर आई वेक्टर क्रॉस वी आई वेक्टर बनेगा हमारे पास। आर आई क्रॉस वी आई वेक्टर ओमेगा के रूप में हमारे पास एक पद यहाँ बनता है। तो ये पद हमारे पास यहाँ इस तरह से तैयार होता है और यहाँ इस पद से हम जो है आर आई को बाहर लेकर के यहाँ से मैं 1/2 आर आई वेक्टर को मैं बाहर ले रहा हूँ, आर आई वेक्टर को। तो आर आई वेक्टर को मैं बाहर ले लूँ तब यहाँ पर हमारे पास देखो समेशन आई बराबर 1 to n आर आई वेक्टर एम आई तो वी आई वेक्टर ओमेगा आई वेक्टर, ये पद बनेगा। वन बाई टू समेशन आई बराबर 1 to n आर आई वेक्टर एम आई वी आई वेक्टर ओमेगा आई वेक्टर। तो यहाँ जो है एम आई वी आई को हम जो है यहाँ आर आई क्रॉस, तो आर आई क्रॉस एम आई एम वी इज इक्वल टू रेखीय संवेग, सो समेशन बराबर 1 to n आर आई वेक्टर क्रॉस, ये हो गया हमारे पास रेखीय संवेग पी आई वेक्टर आर क्रॉस पी, और ओमेगा बाहर है हमारे पास। सो 1/2 समेशन आई बराबर 1 to n आर क्रॉस पी, इसको हम लिख सकते हैं जे आई वेक्टर
वेक्टर। सो 1/2 ji वेक्टर ओमेगा r। देखिए यहाँ ओमेगा जो है हम ले रहे हैं, तो यहाँ ओमेगा पर आई नहीं लगेगा, इस चीज का ध्यान रखें। ओमेगा संपूर्ण पिंड का ही ले रहे हैं हम कोणीय वेग, तो ओमेगा पर आई वेग नहीं लेगा, तो क्योंकि संपूर्ण पिंड का हम कोणीय वेग ले रहे हैं। तो देखिए यहाँ हम जानते हैं कि जे और ओमेगा, इसे जो है हम यहाँ ओमेगा को बाहर लें तो समेशन आई बराबर 1 to n जे आई वेक्टर। तो जो संपूर्ण पिंड की कुल ऊर्जा होगी वो होगी हाफ ओमेगा जे वेक्टर, इस तरह से। तो हाफ ओमेगा जे वेक्टर के रूप में जो है हमारे पास जो है संपूर्ण पिंड की कुल गतिज ऊर्जा हमारे को यहाँ मिल जाती है। ये इक्वेशन नंबर आपके फर्स्ट। तो यहाँ ओमेगा वेक्टर और जे वेक्टर दोनों का आदिश गुणनफल लेंगे और उसमें 2 से डिवाइड करेंगे, तो हमारे को जो है ओमेगा कोणीय वेग से गतिज करते हुए पिंड की घूर्णन गतिज ऊर्जा हमें यहाँ मिल जाती है। इसी तरह अब हम अगले टॉपिक पर बात करते हैं। हमारा नेक्स्ट तो यहाँ हाँ देखिए, हम इसको थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। यदि ओमेगा वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा एक्स आई के प्लस ओमेगा वाई जे के प्लस ओमेगा जेड के को, और जे वेक्टर दिया हो जे एक्स आई के प्लस जे वाई जे के प्लस जे जेड के रूप में, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट है ओमेगा वेक्टर डॉट जे वेक्टर इज इक्वल टू वो मिलेगा हमें जे एक्स ओमेगा एक्स प्लस जे वाई ओमेगा वाई प्लस जे जेड ओमेगा जेड के रूप में। ये इक्वेशन हमें यहाँ मिलती है, इक्वेशन नंबर 2। तो ये इक्वेशन नंबर 2 यहाँ हमें फाइंड आउट होती है। अब यहाँ हम दो जो है अलग अलग केस यहाँ हम देखेंगे। तो देखिए क्या केस है। यदि पिंड एक्स अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है, तो केस फर्स्ट, यदि पिंड एक्स अक्ष के सापेक्ष घूर्णन करता है, यानी कि ओमेगा एक्स इज इक्वल टू ओमेगा, बाकी ओमेगा वाई इज इक्वल टू ओमेगा जेड इज इक्वल टू क्या लेंगे 0। तो ओमेगा एक्स घटक ही यहाँ रहेगा, तो यहाँ पर देखिए ओमेगा वेक्टर डॉट जे वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा एक्स जे एक्स मिलेगा, तो एनर्जी ई इज इक्वल टू हाफ जे एक्स ओमेगा एक्स के रूप में। तो ई इज इक्वल टू 1/2, और जे के लिए हम जानते हैं जे इज इक्वल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स के रूप में होता है, क्योंकि जे एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स ओमेगा एक्स के रूप में होता है। जब नियत एक अक्ष एक्स अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति कर रहा हूँ, तो आई एक्स एक्स और ओमेगा एक्स से ओमेगा एक्स मल्टीप्लाई होगा, तो ओमेगा एक्स स्क्वायर यहाँ हमारे पास बनेगा। यानी कि जब पिंड एक्स
एक्स अक्ष के एक ही एक्स अक्ष के सापेक्ष घूर्णन कर रहा है तो इसका जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी वो इस तरह रहेगी। वाई अक्ष भी ले सकते हैं, जेड अक्ष भी ले सकते हैं, तो वो चेंज हो जाएगा फॉर्मूला। और यदि हम बात करें केस सेकंड की, केस सेकंड को डिस्कस करते हैं। केस सेकंड, यदि मुख्य अक्ष हो तो, यदि अक्ष जो है मुख्य अक्ष है तो फिर क्या होगा? तो यदि अक्ष मुख्य अक्ष है तो उसके सापेक्ष जब घूर्णन होगा तो वो इस तरह से होगा। यदि अक्ष मुख्य अक्ष है तो फिर जो घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी वो होगी 1/2 Ix ओमेगा x स्क्वायर प्लस I y ओमेगा y स्क्वायर प्लस I z ओमेगा z स्क्वायर होगी। ठीक है, तो उस स्थिति में एनर्जी क्या होगी आपके पास, ये होगी। और यदि पृष्ठ जो है गोलीय पृष्ठ हो तो जो पिंड है, यदि पिंड गोलीय पृष्ठ वाला है तो, यदि पिंड गोलीय पृष्ठ का है तो उस स्थिति में I x इज इक्वल टू I y इज इक्वल टू I z इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं हम I, यानी कि तीनों अक्षों के अकॉर्डिंग जो जड़त्व जो बलागुण होगा, जड़त्वागुण होगा, सॉरी जड़त्वागुण होगा वो I होगा। और ओमेगा की जो वैल्यू है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू होगा ओमेगा एक्स स्क्वायर प्लस ओमेगा वाई स्क्वायर प्लस ओमेगा जेड स्क्वायर के रूप में बन जाएगी। तो इस स्थिति में जो हमारे पास एनर्जी होगी वो होगी E इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो अब हम आगे अपना नया टॉपिक ले रहे हैं, चक्रण गति, चक्रण करते हुए लट्टू की पुरस्सरण गति। तो पुरस्सरण गति सबसे फर्स्ट हम देखेंगे कि पुरस्सरण गति क्या होती है। तो जो लट्टू होता है, हम जानते हैं ये जो है हमारे पास लट्टू है, लट्टू का एक कीलक है। तो जो लट्टू है वो लट्टू अपनी अक्ष पर, ये लट्टू की अक्ष है, इस अक्ष के सापेक्ष क्या करता है, घूर्णन गति करता है, और ये होती है मुख्य ऊर्ध्वाधर अक्ष। तो अब हम जानेंगे कि पुरस्सरण गति किसे कहते हैं। तो लट्टू की जो है चक्रण अक्ष, लट्टू की चक्रण अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर वृत्ताकार एक निश्चित कोण बनाती है। जो लट्टू की चक्रण अक्ष है ऊर्ध्वाधर अक्ष से एक निश्चित कोण बनाती है। तो चक्रण अक्ष उस ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर, इस ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर एक शंकु आकार में गति करती है तथा यह लट्टू का जो कीलक है, ये कीलक से जो लट्टू है इस चक्रण अक्ष के सापेक्ष घूर्णन गति करता है। और ये जो कीलक है एक वृत्ताकार पथ में रोटेट करता है, गति करता है। इस प्रकार की गति को हम कहते हैं पुरस्सरण गति। नंबर 2, पुरस्सरण गति का क्या कारण है। तो पुरस्सरण गति के कारण को हम जानेंगे जब लट्टू ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति करता है। जब लट्टू ओमेगा कोणीय वेग से क्या करता है, घूर्णन गति करता है,
तो कोणीय वेग से z नोड अक्ष के सापेक्ष जो है घूर्णन गति करता है तथा z नोड अक्ष ऊर्ध्वाधर अक्ष से कितना थीटा कोण बना करके घूर्णन गति इसके चारों ओर जो है शंकुआकार पथ में घूमती है और इस पर जो है पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर लगने वाला जो बल है वो है mg और इसके विपरीत जो है एक जो तनाव बल लगेगा वो है T। ये तनाव बल T इस पर लग रहा है। तो इस स्थिति में जो है यहाँ एक बलाघूर्ण क्या करता है, एक बलाघूर्ण यहाँ क्रिएट होता है जो इसको नीचे और ये इस तरफ, तो यहाँ एक बलाघूर्ण की स्थिति उत्पन्न होती है, बलाघूर्ण लगता है, एक बलयुग्म कार्य करता है। तो अब हम जानेंगे कि वो बलाघूर्ण कितना होगा। तो बलाघूर्ण टो वेक्टर इज इक्वल टू OC, ये इसका सेंटर ऑफ मास OC जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है OC इंटू क्रॉस mg, जो F वेक्टर है वो कितना है mg के बराबर। तो टो वेक्टर इज इक्वल टू, अब यहाँ हम देखेंगे OC इज इक्वल टू, हम इसको लेकर के OC को जो है R वेक्टर के रूप में हम लें तो ये हो जाएगी R वेक्टर क्रॉस mg। तो टो वेक्टर इज इक्वल टू R mg साइन थीटा के रूप में हम इसे ले सकते हैं। तो टो वेक्टर इज इक्वल टू R mg साइन थीटा यहाँ हमारे पास बनेगा और साथ में एकांक सदिश n के, और यदि इसका परिमाण लेंगे तो टो वेक्टर इज इक्वल टू R mg साइन थीटा के रूप में ये हमें प्राप्त होता है। तो टो वेक्टर की जो दिशा है R वेक्टर व mg वेक्टर के परस्पर क्या होती है, लंबवत होती है, यानी कि जो टो वेक्टर है इसकी जो डायरेक्शन होगी वो R और mg के क्या होगी, परस्पर लंबवत होगी। इसी कारण लट्टू ऊर्ध्वाधर अक्ष के चारों ओर पुरस्सरण गति करता है, शंकुआकार पथ में गति करता है। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में इसको टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।